जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं लाइव बीट टीचिंग यूट्यूब चैनल 2। यहाँ पर हम आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का वायरल पेपर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर 25 सितंबर को होने वाला है। 100% वायरल पेपर होने वाला है। सभी जिलों के अंदर अलग अलग पेपर आ रहे हैं। एक वायरल पेपर हमारे पास भी आया हुआ है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको PDF बताने वाले हैं जिसमें सभी क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उन तक यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे, बट हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन हमने सही PDF बनाकर रखे हुए हैं तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम डायरेक्ट। यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए द्वारा जनता का कार्य करने वाले शासन को क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन ने ये कहा गया था। ठीक है, ऑलरेडी इसमें राइट आंसर लगाए गए हैं तो हम कुछ कुछ क्वेश्चनों के आपको राइट आंसर बताएंगे। उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो है इनमें से स्थायी पूंजीवादी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में अगर बात करें तो पहला विश्व युद्ध बड़ा महाद्वीप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। दूसरा, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक का ग्रंथ किया था। तो दास कैपिटल की ग्रंथ की रचना की थी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष का। लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं मिला है। और मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अगला है सही जोड़ी का उत्तर देना। आपको सही जोड़ी के राइट आंसर आपको बता देते हैं। दूसरे नंबर का जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा एंड तीसरे नंबर का ये है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट एंड जल्दी जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा एक बार और पूरी सही जोड़ी के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरे का आंसर यही होगा, तीसरे का भी यही करेक्ट है, चौथे का भी करेक्ट है, पाँचवें का नीचे आ जाएगा, पहले का इसके बाद आएगा पाँचवें वाले में एंड छठवें का जो राष्ट्र आंसर है वो ऊपर बचा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। इसका चलते हैं सत्य असत्य की तरफ, जो कि एक वाक्य में पहला क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगी 8। दूसरा है गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज। ठीक है, ये हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और पृथ्वी के मध्य जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से प्रसिद्ध किया जाता है? तो भू रेखा। ठीक है, अगला है भारत के उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देश का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर देखना होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सत्य असत्य की तरफ। सत्य असत्य इसमें भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है? आपका सत्य हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी नाम से जाना जाता है, तो ये अब राइट आंसर नहीं है इसका पता हमको। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य। इसके बाद है भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सत्य। इसके बाद भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था, तो असत्य। पॉलिटिक्स की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, अगर ये पेपर आपके में आता है तो 100% क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इनमें से 100% 75% क्वेश्चन आपको किसी भी जिले से हो आप 100% मिलने वाले हैं। इसलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक पहुँच सके। पेपर से पहले वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। ठीक है, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण द्वीप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पांडुचेरी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अथवा हम जो क्वेश्चन दिया गया था पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और इसमें एक और होगा चीन। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका होने वाला है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है और मानव याम योतर से क्या आशय है? ठीक है, अथवा का भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि वीडियो कम से कम लेंथ में हो और आप अच्छी तरीके से समझ सकें। को किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जम्मू द्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, गयागर,
फगयुल और तिनयानझुन, ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है भारत को। इसके अथवा जो क्वेश्चन आया था वो है मनम्यार से क्या आशय है, तो इसका है यानयोत्तक देशांतर को भारत का मनम्यार योतक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का मानक योत्तर ग्रीन चिन्ह पदयोत्तर के पूर्व में स्थित है। भारत के मानव समय प्रति संकुलन UTC 5:30 और ग्रीनविच GTM बीच में अंतर होता है, मतलब डिग्री के बारे में इसमें कुल मिलाकर बताया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो कमेंट जरूर करें, हम एक बार वो इसको जूम करके आपको बता देते हैं। जूम करके आप देख लीजिए, थोड़ा सा PDF में थोड़ी दिक्कत हो गई है शायद। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया है, एंड यामयोत्तर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये UTC आता है, आप मोबाइल में देखते हैं जो बहुत सारी घड़ियों में टाइम चेंज रहता है, तो उसी के बारे में ये बताया गया था। इसे कहते हैं औसत समय, ठीक है ना। ये हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात का जो 8वां क्वेश्चन है आपका है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, और दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति ने विश्व में कौन सी 3 सिद्धांत दिए, ठीक है। ये चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर पे आ चुके हैं। राइट आंसर है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज ने 3 स्टेट में बांटा गया था, ठीक है। जो फ्रांसीसी समाज तो उसे 3 स्टेजों में बांटा गया था। केवल तीसरे स्टेज के लोग जनधारणा ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को अंग था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया था। इसके अथवा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूल परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यही छोड़ के गई थी फ्रांसीसी संस्कृति। आज अब अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना क्या थी, और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। खूनी रविवार क्या होता है, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। खूनी रविवार 30 जनवरी 1972 को बोक्साइड लंदनडेरी का एक मुख्यतः कैथोलिक भाग में नागरिक अधिकार प्रदर्शनकारियों पर सेना के पैराशूट रेजिमेंट के सदस्यों द्वारा की गई गोलाबारी थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और कम से कम 15 अन्य घायल हो गए थे। यही दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 1948 तक चला गया था, ठीक है। ये तो मतलब जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला गया था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एंड इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां जो आपको क्वेश्चन होने वाला है, लोकतंत्र की परिभाषित कीजिए और 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको बताना है। ये दोनों के क्वेश्चन हो गया। एंड चलते हैं राइट आंसर की तरफ। लोकतंत्र की क्या परिभाषा होने वाली। लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो है लोक शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं तथा उसे विधायिका बन सकती है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिला है, लोक प्लस तंत्र, मतलब लोक का अर्थ है जनता, तंत्र का अर्थ है शासन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो अथवा में जो क्वेश्चन आया आपका, भारत के 5 लोकतांत्रिक प्रदेशों के नाम बताना है आपको। तो भारत में आएगा भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मतलब विश्व के 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताना है। समस्त केवल 56 देशों लोकतांत्रिक है टोटल वैसे तो, ठीक है। राइट आंसर हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के बाद आपको जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन में सांसदीय प्रणाली क्या है पूछा गया है, और है संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। का राइट आंसर हो गया यहाँ पर सांसदीय लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ सरकार के मुखिया को अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के बहुमत के समर्थन को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता से मिलती है, जिन्हें के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है, ठीक है। सरकार का यह मुखिया आमतौर पर लेकिन हमेशा नहीं राज्य के औपचारिक प्रमुख से होता है, ठीक है। ये होगा लोकतांत्रिक सांसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। इसके अथवा में क्या पूछा गया था, आपका पूछा गया था जो कि प्रमुख सदस्य के नाम, 5 सदस्यों के नाम। तो इसमें सदस्यों के नाम पूछे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम। ये राइट आंसर हो जाएगा। हो गया आपका कंप्लीट 11वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद 12वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहस मताधिकार क्या है और संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं राइट क्वेश्चन की तरफ। मताधिकार से क्या आशय है, तो यहाँ पर दिया मत तात्पर्य है सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या धर्म, शिक्षा, रंग, प्रजाति, आर्थिक परिस्थितियों को बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र होना बहस मताधिकार कहलाता है। पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल
प्रतिशत जनता मताधिकार प्राप्त हुआ था 1935 के। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का अथवा वाला। तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, जो सरकार के अंग तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। ठीक है, तो हम राइट आंसर देख लेते हैं क्या इसमें राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पर आ चुके हैं हम। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? अभिप्राय से बेरोजगारी जिसमें एक व्यक्ति खासतौर से युवा है और दूसरा एक विशेष स्तर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या स्थान तथा परा स्थान तक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उसे किसी उस व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे ना हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी एग्जामों के पेपर मिलने वाले हैं, वायरल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। बेरोजगारी के ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार के योग्य और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, इसका तात्पर्य बेरोजगारी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें जो है आपका हो गया था, हमने 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। एंड चलते हैं 14वें नंबर की क्वेश्चन। जन्म दर से आपका क्या आशय है और मृत्यु दर से आपका क्या आशय है। ये दोनों, इनके दोनों के क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर से आपका क्या आशय है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आपको मिलेगा पूरा सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हमने सभी आंसरों दिए हैं। ठीक है, जो जन्म दर से क्या आशय है, जन्म दर से है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 वर्ष में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और दूसरा है मृत्यु दर। तो किसी राष्ट्र के मृत्यु दर या मृत्यु दर के कारणों को निर्धारित करने के लिए उपयोगी गए, मतलब मृत्यु के संवेदनशील होने की स्थिति को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 1 साल में जितनी मौतें हुई उसे मृत्यु दर जनसंख्या कहते हैं। ये होगा। ठीक है, राइट आंसर। इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। 15वें क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप है रबी एवं खरीफ की फसल में आपको अंतर बताना है। रबी की फसल गेहूं, खरीफ की फसल आपको अलग बताना है, अंतर, और गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया गया है तो देखते हैं हम। गंगा नदी और रबी, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताना। पहले तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन नदी, ये आपकी होगी प्रमुख नदियाँ गंगा नदी की। और रबी और खरीफ की फसल में अंतर, तो अंतर क्या होती है, रबी की फसल होती है मार्च अप्रैल में होती है, और जब खरीफ की फसल होती है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। आप सितंबर अक्टूबर में, मार्च अप्रैल में गेहूँ बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में आप सोयाबीन हो सकते हैं, मक्का हो सकती है, ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं हम, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला है 16वां नंबर का क्वेश्चन आपका जो होने वाला है। इसमें फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी और मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका बेरोजगारी, इसके बाद आपका जो औरतवाद, एंड इसके बाद हो गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा इंटरनेशनल और पूंजीवाद, इसके बाद आपका ये मार्केटिस्ट, ये हो गया आप। ठीक है, दूसरी तरफ प्रणाली असंतोष थी, मतलब जो फ्रांस की जो प्रणाली थी वो असंतोषजनक थी विशेष अधिकारों के कारण। संपूर्ण वर्ग कर से मुक्त तथा गरीब किसानों को जो आर्थिक दृष्टि से बिनप थे वो एकमात्र करदाता था, और यहाँ एक राजकोष की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। सरकार फ्रांस में आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। इसके बाद अथवा के क्वेश्चन में पूछा गया है
मॉन्टेस्क्यू के इतिहास के दर्शन, कानून और राजनीति की गहरी रुचि थी, जिनके बदौलत वे एक व्यवसायी और न्यायविद, राजनीतिक उपन्यासकार थे। पहले तो राजनीतिक विचारक के रूप से विख्यात थे। ठीक है, 1734 में रोमन लोगों के उत्थान और पतन पर लेख लिखे थे। ये आपका होगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद पर क्या विचार था और द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे हम। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार थे। ठीक है, तो मूल का श्रम सिद्धांत शामिल था। यह सिद्धांत का मूल रूप रिकार्डो के अनुसार प्रस्तावित किया जाना था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि किसी उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन में श्रम द्वारा खर्च किए गए औसत घंटों से निर्धारित करता था। ठीक है, इनसे अधिशेष सिद्धांत को जन्म दिया जाता था, जिससे इस विचार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, यह होगा आपका राइट आंसर 17वां का। एंड इसका अथवा जो पूछा गया वो है दूसरा इंटरनेशनल क्या था। तो इसे कहते हैं जियो सोशलिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है। समाजवादी और मजदूर दलों का एक संगठन था, जिसमें 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक साथ 2 बैठकों में हुआ था, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां आपका क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं और पालमपुर में किन किसानों की खेती में बचत होती थी। ठीक है, तो पालमपुर में ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो आप कहीं से भी ढूंढकर या आप जीपीएस से ले सकते हैं। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, आपको यह वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हम प्रोवाइड करा देते हैं। राइट आंसर आपको है कार्यशील पूंजीवादी किसे कहते हैं, तो किसी कंपनी के पास मौजूद परिसंपत्तियों की वह राशि जिसमें वह देन राशि या बकाया धन घटा दी जाती है, यह कंपनी के वित्त पोषण के लिए अधिक महंगे बाहरी स्रोतों की आवश्यकता के बिना अपने व्यवसाय को वित्त पोषित करने और बढ़ाने की अनुमति देता है। इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। एक बार और आपको बताते हैं, ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है बट अब ध्यान से सुन लीजिए। कार्यशील पूंजी बहुत ही जो किसी कंपनी के पास मौजूद जो संपत्ति होती है, जिनमें से वह देन लेन करता है, उसमें जो धन बकाया बचता है, उससे वह आगे महंगे और भारी स्रोतों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यूज़ करता है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया आपका अथवा में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन है इसके नंबर इसमें जो आपका क्वेश्चन है, कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन व रात में क्या अंतर होता है और कोई 2 कारण आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो कन्याकुमारी और कश्मीर जो होता है, कन्याकुमारी में 8% रेखा भूरेखीय भूमध्य सिर्फ 8% दिखा देता है। चूँकि रेखा सूर्य सीधे किरणों पर पड़ती है, इसलिए दिन और रात के बीच शायद कोई ही अंतर होता है। जबकि जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री होता है, इसलिए दिन और रात की अवधि के बीच लगभग 5 घंटे का अंतर होता है। मतलब कन्याकुमारी में दिन का समय नहीं पता चलता कि दिन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8% डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। जबकि जम्मू कश्मीर में जो होता है वहाँ पर 37 डिग्री तापमान रहता है। यहाँ पर 5 घंटे का अनुभव हो जाता है कि दिन हुआ है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी के अथवा में आया, 19वीं 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी। 19वां के क्वेश्चन जो अथवा में आया है आपका। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। जो 19वीं और 20वीं क्रांति थी, तो उन्हें ना स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी विरासत थी, और ये विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर आई हुई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको अपने से पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल नंबर दिए जाएं। ठीक है, हम मेन टॉपिक आपको बता रहे हैं कि क्या टॉपिक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आपका है, उरादावादी पर टिप्पणी आपको लिखना है और बेरोजगारी के दुष्परिणाम आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो उरादावादी बता देते हैं और बेरोजगारी के दुष्परिणाम आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बेरोजगारी के बारे में बता दिए हैं, तो लिख भी सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, राइट आंसर तरफ। उरादावादी का जो टिप्पणी आपको लिखना था, तो यह हो जाएगा, जब एक विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्यों की विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ के अनुसार व्यवसाय का प्रयास का परिणाम समझा जाता था। उरादावाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में देखा गया था। जॉन लॉक ने उदारवाद का जनक थे। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हम जो क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगार से व्यक्ति अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देता है, परिवार की ओर भारी तनाव, सामाजिक दबाव जैसे अनेक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम से पड़ते हैं और भविष्य में श्रम बाजार में अपनी स्थिति को लेकर भारी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका त्रैमासिक एग्जाम से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं पर आपको स्पष्ट करना है। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो चलते हैं इन दोनों के राइट आंसर बताते हैं। ये 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं जो कि इस पेपर से रिलेटेड होने वाले हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों देती है, और यहाँ पर 3 उसके कारण बताने हैं। तो ठीक है, कारण यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि वीडियो की लेंथ भी कम रहे और आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को याद कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से भी स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए, रोक रोक को वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका राइट आंसर अगला है, हिंद महासागर को भारत की केंद्रीय स्थिति से क्या लाभ है। तो जो हिंद महासागर है वह जल एवं थल के मार्ग से विचारों एवं सम्मान के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसलिए यही कारण है कि भारत के हिंद महासागर को भारत की केंद्रीय स्थिति मानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाली विभिन्न दरों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें आप कौन से जिले से हैं, क्योंकि हमको पता लगेगा कि आप कौन से जिले से, इसलिए हम ये वीडियो आपको अगली प्रोवाइड कराएंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम की इस चैनल पर आपकी तैयारी की जाएगी। तो रोज इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप इनकी भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारत में निर्धनता के क्या कारण है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है और इसके प्रमुख विशेषता को समझाइए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर से रिलेटेड। अगर ये पेपर आपको आता है तो 100% हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आपको निर्धनता के कारण बता देते हैं और इस पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको निबंध लिख देना है पूरा। ठीक है, आप 4 लाइन का भी निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कृषि में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, मुद्रा परिसार और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक कारण, बेरोजगारी और दोषपूर्ण विकास राजनीति। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो अथवा में पूछा गया था यहाँ पर रोजगार गारंटी, तो ये अधिनियम है 100 दिनों के लिए यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा था, जिसमें विधेयक प्रति वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया था। ठीक है, ये होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसकी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आप इस विशेषताएं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, तो पूरी अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट विशेषताएं ये सभी है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।